शादी के बाद सुहागरात के दिन ही माधव ने अपनी नई नवेली दुल्हन से साफ साफ कह दिया, देखो मैं किसी और से प्यार करता हूं। माता पिता के दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इस घर में तुम मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो, लेकिन मुझसे कभी प्यार की उम्मीद मत रखना। नई दुल्हन संध्या ने घूंघट की ओट से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर माधव की तरफ देखा। पति के मुंह से ऐसी अजीब बात सुनकर संध्या पहले तो हक्की बक्की रह गई। फिर उसने अपना घूंघट हटाया, साड़ी का पल्लू कमर में लपेटा और बोली, आपकी उम्र कितनी है? ऐसे ऐन मौके पर अचानक ऐसा सवाल सुनकर माधव घबरा गया। समझ नहीं आया कि इस स्थिति में ये कैसा सवाल है। वो हकलाते हुए बोला, यही कोई 30-31 साल होगी शायद। शायद? यानी आपको अपनी उम्र भी ठीक से नहीं पता, इसलिए ये हालत है आपकी। जितना मुझे पता है आपके घर वालों ने आपकी उम्र 30 साल बताई थी, लेकिन बातें सुनकर लग रहा है जैसे 12 या 13 साल के बच्चे हो। क्यों? माधव और ज्यादा घबरा गया। क्यों का क्या मतलब? समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े आदमी होकर भी अगर किसी से प्यार करते थे तो अपने माँ बाप से क्यों नहीं कह पाए? किसने कहा था मुझसे शादी करने को? और ऊपर से मुझे रौब दिखाकर कहा जा रहा है कि प्यार की उम्मीद न रखूं। आप जैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान का प्यार पाने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। मैं बिना रीढ़ की हड्डी वाला हूं? माधव सन रह गया। और नहीं तो क्या, वरना क्या अपने प्यार को छिपाकर चुपचाप दूसरी लड़की से शादी कर लेते? किस बात का डर था आपको? और एक लड़की को ब्याह कर घर ले आए, फिर यहां बड़ी बड़ी बातें झाड़ रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, माधव ने सिर झुकाकर कहा। कोई रास्ता नहीं था? ये सब खोखले बहाने हैं। एक लड़की से प्यार करते हुए भी मजे से दूसरी लड़की से शादी कर ली, उसे घर ले आए और भाषण दे रहे हैं, और अपने माँ बाप से सच बोलने का रास्ता नहीं मिला। संध्या के लहजे में साफ ताना था। सच में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, माधव ने लाचार होकर कहा। क्यों, ऐसा क्या रास्ता नहीं था? क्योंकि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की मां है। अब तुम ही बताओ, बाबूजी से उसके बारे में कैसे कहता? माधव ने बेबसी से आखिरकार बोल ही दिया। अब सचमुच संध्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ देर हैरानी से उसे देखती रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप एक शादीशुदा महिला से प्यार करते हैं, तो क्या उन्हें आपके इस प्यार के बारे में पता है? अरे तुलिका मुझे बहुत पहले से जानती है। हम दोनों दोस्त थे, वहीं से प्यार हो गया। मैं घर पर बात करने ही वाला था कि अचानक उसकी शादी तय हो गई और उसने भी चुपचाप शादी कर ली। माधव की बात बीच में ही काटते हुए संध्या बोली, हाँ, उसके घर वाले बहुत दबाव बना रहे होंगे, इसलिए उसके पास भी कोई रास्ता नहीं रहा होगा। बेचारी बहुत दुखी हुई होगी, कहा होगा कि तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। रास्ता ना होना, ये बीमारी तो आप दोनों में ही बहुत बड़ी दिख रही है। वैसे क्या वो सिर्फ घर के दबाव में शादी करने को मजबूर हुई या कोई और वजह भी थी? मतलब? माधव ने हैरान होकर पूछा। मतलब अभी समझ आ जाएगा। बस ये बताइए कि उसका पति क्या करता है? उसका पति डॉक्टर है। माधव अभी भी अंधेरे में तीर चला रहा था। उसे संध्या के सवालों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। और आप उस समय क्या करते थे? मैं तो तब नए नए कॉलेज में लगा था, वो भी टेम्पररी पोस्ट पर, पक्का नहीं हुआ था। बस यही असली बात है। संध्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक डावाडोल भविष्य की जगह एक सुरक्षित भविष्य चुनना ही उसने समझदारी का काम समझा। माधव कुछ देर तक मुंह बाए खड़ा रहा। जब बात समझ आई तो तुरंत विरोध करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन तुलिका ने कहा था कि अगर मैं कुछ भी ना करता तब भी उसे मेरा हाथ थामने में कोई एतराज नहीं था। लेकिन उसके पिता दिल के मरीज हैं, वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए हाँ कहा। शादी भले ही उसने कर ली, लेकिन प्यार वो सिर्फ मुझसे ही करेगी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर प्यार सिर्फ उसी से करेंगे, संध्या बोली। माधव तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोला, तुलिका अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, जानती हो।
उसका डॉक्टर पति अच्छे स्वभाव का आदमी नहीं है, बहुत परेशान करता है उसे। आपको कैसे पता? संध्या ने पूछा। तुलिका ने खुद बताया। शादी के 6 महीने बाद ही उसने मुझसे संपर्क किया था। बहुत रो रही थी, कह रही थी उसका पति अच्छा नहीं है और वो मेरे पास वापस आना चाहती है। बस तभी से हम दोनों फिर से रिश्ते में आ गए। तो तभी उसे शादी कर लेते ना, उसके पति से तलाक दिलवा देते, सब कितना आसान था। नहीं, वो तब प्रेग्नेंट थी। उस हालत में वो अपना घर छोड़कर कैसे आती? उसने कहा था कि सही समय और मौका मिलते ही वो उस घर से निकल आएगी, तब तक मुझे इंतजार करना होगा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जब मेरी शादी तय हुई तो मैं घबरा गया। मैंने उसे बार बार कहा कि अब अपने अपने घर में सच बता देते हैं और वो मेरे साथ बाहर आ जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उसने दुनिया भर की दिक्कतें गिना दी और मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। और उसने कहा तो आपने शादी कर भी ली? संध्या हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? माधव चकित होकर बोला। ये जानना कौन सा मुश्किल है। अगर वो आपकी बात मान जाती तो ये शादी ही नहीं होती, है ना? फिर इतनी लंबी चौड़ी बातों का सवाल ही नहीं उठता। माधव ने खामोशी से हाँ में सिर हिलाया। आप सच में एकदम बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान हैं, पूरे डरपोक और कायर। अपना खुद का कोई फैसला नहीं है आपका। वो औरत जो कह रही है आप अंधे बनकर वही किए जा रहे हैं। क्या आप उसकी कठपुतली हैं? संध्या को गुस्सा आ गया था। अचानक इस हमले से माधव हक्का बक्का रह गया। वो मिमियाते हुए सफाई देने लगा। तुलिका अपने पति से बहुत डरती है। वो आदमी बहुत जालिम है। गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। इसी डर से तुलिका अभी तुरंत बाहर नहीं आना चाहती। उसने मुझसे थोड़ा और वक्त मांगा है। हाँ, सब समझ रही हूं मैं। और एक बात तो मुझे साफ समझ आ गई है। क्या? माधव ने पूछा। ये कि आपकी जैसा बेवकूफ इंसान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो रही हूं, आप भी सो जाइए। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया और संध्या चद्दर ओढ़कर सो गई। इतनी देर बहस करके वो सचमुच थक गई थी। माधव भी कुछ देर सुन बैठा रहा, फिर बिस्तर के एक कोने में दुबक कर लेट गया। थकी होने के बावजूद संध्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसे शादी से पहले माधव को पहली बार देखने का वो लम्हा याद आ रहा था। नौकरी लगने के बाद से ही उसके माता पिता शादी के लिए दबाव बना रहे थे। आखिरकार जब उम्र 25 पार करके 26वें में लगी तो संध्या को भी लगा कि अब शादी कर ही लेनी चाहिए। जैसे उसने हाँ की, उसके माँ बाप शादी तय करने में जुट गए। कई रिश्ते देखने के बाद आखिरकार सबको माधव ही पसंद आया। सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, माँ बाप का अकेला बेटा और लखनऊ में अपना अच्छा खासा मकान था। कुल मिलाकर दूल्हे के तौर पर वो काफी अच्छा रिश्ता था। लेकिन संध्या को वो किसी और ही वजह से भाग गया था। माधव सिर्फ एक बार अपने माता पिता के साथ संध्या को देखने आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया। लेकिन उसी एक मुलाकात में उसने संध्या के दिल पर अपना कब्जा जमा लिया था। संध्या को आज भी वो शाम अच्छी तरह याद थी। वो लोग शाम 7 बजे के बाद आए थे। माधव, उसके बाबूजी, माताजी और उसके एक मामा जी, सबको ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाया गया था। कुछ देर बाद संध्या ट्रे में शरबत और नाश्ता सजाकर कमरे में आई। सोफे के कोने में सिमट कर बैठा लंबे कद और संकोची चेहरों वाला वो लड़का, उसने एक बार संध्या की तरफ देखा और तुरंत नजरें झुका ली। उसकी उस सहमी सी नजर से नजर मिलते ही संध्या के दिल में एक अजीब सा मीठा एहसास भर गया था। उसे माधव पहले ही नजर में पसंद आ गया था। संध्या काफी देर उस कमरे में रही। माधव के माँ बाप उससे बातें कर रहे थे और उनके हाव भाव से साफ था कि लड़की उन्हें बहुत पसंद आई है। लेकिन माधव एक बार भी नहीं बोला, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। संध्या मनी मन थोड़ी हैरान हो रही थी। तभी उसके बाबूजी ने भी ये बात गौर की और बोले, अरे माधव, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं पूछना? जैसे नींद से जागते हुए माधव चौंक कर बोला, वो नहीं, मैं क्या पूछूं? माधव की इस घबराहट को देखकर संध्या को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। तब उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बच्चों को आपस में अलग से कोई बात करनी हो तो कर ले। संध्या की माँ ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बिल्कुल, जब जिंदगी इन दोनों को ही बितानी है तो आपस में 2 बातें कर ले, वही बेहतर है। लेकिन माधव ने फिर भी संकोच जताया, नहीं, कोई बात नहीं, अलग से बात करने की क्या जरूरत है?
तब उसकी माँ ने उसे हल्की सी डांट पिलाई और संध्या की तरफ देखकर बोली, हमारा बेटा जरा ज्यादा ही शर्मीला और सीधा है। आजकल के लड़कों की तरह तेज तरार या चालाक नहीं है। लेकिन बेटी, एक बात का भरोसा रखो, माधव जैसा सीधा और नेक दिल इंसान तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फिर संध्या उसे अपने कमरे में ले गई थी। दोनों के बीच कुछ खास बातें तो नहीं हुई, लेकिन उतने ही वक्त में संध्या को उस सीधे सादे थोड़े ढीले ढाले से इंसान से लगाव हो गया था। उसे लगा था कि ऐसे इंसान का हमसफर बनना कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन तब माधव ने एक बार भी नहीं कहा था कि उसे इस शादी से ऐतराज है। सब उस चालाक औरत की चाल है। संध्या मन ही मन सोचने लगी, वो तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक तरफ डॉक्टर पति का रुतबा, बच्चे और ऐशो आराम से भरी गृहस्थी, और दूसरी तरफ माधव जैसा अंधा प्रेमी जो इशारों पर नाचे। वो औरत दोनों में से कुछ भी खोना नहीं चाहती, इसलिए इतने सालों से खेल खेल रही है। तुलिका का पति चाहे जैसा भी हो, वो उस भरे पूरे घर को छोड़कर कभी बाहर नहीं आने वाली। यह बात संध्या के दिमाग में पूरी तरह साफ थी। अगर उसे आना ही होता तो इतने सालों में आ चुकी होती, पर ये बेवकूफ माधव समझ ही नहीं पा रहा है। संध्या के सीने में एक मीठा मीठा सा दर्द उठ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये दर्द उसके टूटे दिल का था या जलन का। क्या कोई किसी से इतना अंधा प्यार कर सकता है? वो औरत माधव को अपनी उंगलियों पर नचा रही है और माधव नाचे जा रहा है। क्या प्यार सचमुच इतना अंधा होता है? अगली सुबह जब माधव की आंखें खुली तो उसने देखा कि संध्या अपना सूटकेस बांध रही है। वो हैरान होकर बोला, ये क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपके इस प्यार पर मेरा कोई हक नहीं है और मुझसे ये नाटक नहीं होगा कि मैं सबकी नजरों में आपकी पत्नी बनकर घूमूं। क्या मुझे कोई रामलीला का नौटंकी बात समझ रखा है? माधव झटके से बिस्तर से नीचे उतरा। अरे अरे, ऐसा अनर्थ मत करो। अगर घर में सबको भी सच पता चल गया तो बवाल मच जाएगा, और अगर तुलिका के पति के कानों में भनक पड़ गई तो वो उसे मार ही डालेगा। जो हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कही जाती हूं। आप जैसे पढ़ा लिखा गवार मैंने आज तक नहीं देखा। अगर समझदार होते तो अब तक समझ जाते कि तुलिका कितनी चालाक और धूर्त औरत है। वो अपना सब कुछ बचाकर आपको बार बार ठग रही है, आपको भी धोखा दे रही है और अपने पति को भी। खैर, आपकी जिंदगी है, आप समझो। मुझे जो कहना था कह दिया। हो सके तो उस औरत के जाल से बाहर निकलिए। संध्या जैसे ही सूटकेस लेकर आगे बढ़ी, माधव ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मत जाओ, तुम समझ नहीं रही हो कि कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद बाबूजी और माँ को सब सच बता दूंगा। माधव लगभग रोने लगा था। कैसा अनर्थ? सब सच जान जाएंगे तो अच्छा ही होगा, इसमें अनर्थ क्या है? तुलिका का नुकसान हो जाएगा, प्लीज थोड़ा समझो। यह सब तुलिका ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। तुम्हें बस तुलिका का नुकसान दिख रहा है, पर तुमने मेरा कितना बड़ा जीवन बर्बाद कर दिया ये तुम्हें नहीं दिख रहा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम देखना। आप ठीक करेंगे मेरा जीवन? पहले अपना जीवन तो संभाल लीजिए। संध्या ने हिकारत से मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गई। माधव बेबस होकर पीछे खड़ा रह गया। इतनी सुबह घर में कोई नहीं जगा था, बस उसकी सास आंगन में बैठी थी। संध्या को सूटकेस के साथ बाहर निकलते देख वो सन्न रह गई। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? अपने बेटे से पूछ लीजिए, संध्या ने कड़े शब्द में कहा और सीधे बाहर निकल गई। इधर संध्या के अपने घर पर उसकी माँ अभी भी रो रो कर बुरा हाल कर रही थी, जबकि उसके बाबूजी सब सुनकर खामोश बैठे थे। ये क्या किया तूने संध्या? आज ही वहां से भाग आने की क्या जरूरत थी? अब दुनिया भर के लोग बातें बनाएंगे, माँ ने कहा। माँ, आप चुप रहेंगी? आपके लिए दुनिया की बातें बड़ी है या आपकी बेटी की जिंदगी? संध्या ने चिढ़कर कहा। तब उसके बाबूजी बोले, तू थोड़ा सब्र करके देख सकती थी बिटिया। जो तूने बताया उससे तो साफ है कि वो औरत माधव को बेवकूफ बना रही है। माधव सीधा है, इसलिए समझ नहीं पा रहा, तो बिना लड़े ही उस चालाक औरत के लिए सब कुछ छोड़कर चली आई। मैं क्या करती बाबूजी? क्या माधव मेरी बात सुनता? मेरे बस में कुछ नहीं था, और वैसे भी
माधव जैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान के साथ रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बाबूजी ने आगे कुछ नहीं कहा और माँ भी चुप हो गई। घर का माहौल एकदम भारी और उदास हो गया था, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। संध्या का दम घुटने लगा तो वो भागकर अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। जो सपने उसने माधव को लेकर बुने थे सब पल भर में चूर चूर हो गए थे। लगभग 15 दिन बीत गए। उस घर से किसी ने संध्या का हालचाल नहीं लिया। माधव ने बीच में 2 बार फोन किया था, लेकिन संध्या ने काट दिया। उस कायर इंसान से अब वो कोई बात नहीं करना चाहती थी। फिलहाल वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रही थी और सोच रही थी कि जल्द से जल्द तलाक की कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए। घाव अभी ताजा था, लेकिन उसे भरोसा था कि वक्त सब ठीक कर देगा। पर वक्त कभी कभी कैसा मोड़ लेता है, इसका अंदाजा संध्या को नहीं था। एक शाम जब वो दफ्तर से लौटी तो देखा कि बैठक में माधव के माता पिता बैठे हुए हैं। संध्या को देखते ही उसकी सास दौड़कर आई। संध्या अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने रोते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, अरे बिटिया, मेरे बेटे को बचा लो, वो बहुत मुसीबत में है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारा बेटा इतना सीधा और बेवकूफ है। एक चालाक औरत सालों से उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और हम बेखबर रहे। माधव ने ये बात हमसे छिपा कर रखी, वरना हम बहुत पहले ही उसे उस औरत के चुंगल से छुड़ा लाते। भला हो कि तुम उस दिन गुस्सा होकर घर आ गई, वरना हमें कभी सच का पता ही नहीं चलता। इसके बाद माधव की माँ और बाबूजी ने जो बताया वो इस तरह था। संध्या के घर छोड़ने के बाद दोनों ने माधव को आड़े हाथों लिया और कड़ाई से पूछताछ की। दबाव में आकर माधव ने रो रो कर सब सच उगल दिया। सब जानकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने बेटे को इस दलदल से निकालने के लिए वे खुद तुलिका से मिलने गए, लेकिन तुलिका ने सुधरने के बजाय उन्हें ही उल्टा सीधा सुनाकर जलील कर दिया। वो बोली कि माधव ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो तो खुद उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। पर माधव जोंक की तरह उसे चिपका हुआ था और उसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाने पर तुला था। उसने सारा दोष माधव के सिर मढ़ दिया और खुद एकदम साफ साफ बन गई। सब सुनकर संध्या ने हैरानी से पूछा, तो क्या ये सब सुनकर माधव ने कुछ नहीं कहा? कहा क्यों नहीं? उसे बहुत धक्का लगा। वो खुद भी तुलिका से बात करने गया था, पर उस औरत ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। संध्या समझ गई कि मुसीबत आते ही तुलिका का असली रूप बाहर आ गया था। वो बेहद शातिर औरत थी। उसने यकीनन अपनी करतूतों का कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। माधव के पास उसे बेनकाब करने का कोई हथियार नहीं था, और वैसे भी जो इंसान सच्चा प्यार करता हो वो हथियार कहाँ ढूंढता है। संध्या का जबड़ा भीज गया। तुलिका को सही सबक सिखाए बिना उसे चैन नहीं मिलने वाला था, और इसके लिए उसे फिलहाल वापस उसी घर लौटना होगा। लखनऊ के एक नामी कैफे में माधव और तुलिका आमने सामने बैठे थे। इस वक्त कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। तुलिका आते ही शुरू हो चुकी थी, तुम्हारी दिक्कत क्या है माधव? सीधी सरल भाषा में कह रही हूँ, फिर भी तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं जा रही? मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे जैसे बुद्धू के चक्कर में पड़कर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन मैंने क्या किया है तुलिका? माधव ने बेबसी से पूछा। क्या किया है? तुम्हें नहीं पता? मैंने बार बार कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ, सबको सब कुछ जाकर उगल दिया। अब अगर ये बात मेरे पति के कानों तक पहुंची तो अंदाजा है क्या होगा। अगर तुम्हारे पति को पता चल भी जाए तो क्या तुलिका? तुमने तो कहा था ना कि तुम वो घर छोड़कर बाहर आ जाओगी, तो फिर इतना डर किस बात का? बेवकूफ हो क्या तुम? तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मैं अपना बसा बसाया घर छोड़ दूंगी? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? तो फिर इतने सालों से मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों कर रही थी? शादी के बाद भी मुझसे रिश्ता क्यों बनाए रखा? तुलिका इतराकर बोली, मेरी मर्जी, मेरा मन किया तो किया। तुम जैसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे पति को सब सच बता दूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। माधव ने बौखलाकर धमकी दी। धमकी दे रहे हो या ब्लैकमेल कर रहे हो? तुलिका हंसी। तुलिका इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उल्टा मैं ऐसे इंतजाम कर दूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए कह रही हूं, अपनी भलाई चाहो
तो मुझे तंग करना बंद करो और जो हुआ सब भूल जाओ। तभी बगल की मेज पर कोल्ड कॉफी पी रही एक लड़की उठकर उनके मेज के पास आई। उसने कुर्सी खींचते हुए कहा, सबूत पहले नहीं था तुलिका जी, पर आज से है। मतलब कौन है आप? तुलिका हक्की बक्की रह गई। ये मेरी पत्नी संध्या है, माधव ने धीमी आवाज में कहा। क्या मतलब है इसका? संध्या ने फोन लहराते हुए कहा, मतलब ये तुलिका मैडम कि आज से आपकी सारी अय्याशी और चालाकी का सबूत हमारे पास है। अभी तक आपने जो जो कहा सब मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। चाहूं तो 1 सेकंड में ये वीडियो आपके डॉक्टर पति को भेज सकती हूँ, लेकिन मैं आपके छोटे से मासूम बच्चे की वजह से रुक रही हूँ। आपकी गलती की सजा वो मासूम क्यों भुगते? पर हाँ, अगर आइंदा आपने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो मैं ये सब भूल जाऊंगी। संध्या की बात सुनकर तुलिका सचमुच अपनी जगह से उछल पड़ी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस तरह जाल में फंसाया है। छी माधव, तुमसे इतनी नीच हरकत की उम्मीद नहीं थी। मुझे बहला फुसलाकर यहाँ लाए ताकि मुझे धोखा दे सको। अब संध्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो जोर से हंसते हुए बोली, कौन किसे धोखा दे रहा है तुलिका मैडम? माधव को सीधा साधा देखकर आपने बहुत फायदा उठा लिया, पर अब और नहीं। आपको लगा था कि जिंदगी भर ये खेल चलता रहेगा। आपकी किस्मत खराब है कि बीच में मैं आ गई और सारा खेल बिगड़ गया। मैंने और माधव ने मिलकर पूरी योजना बनाई और आपको यहाँ बुलाया ताकि आपको एक अच्छा सबक सिखा सके। खैर, मेरा मकसद पूरा हो गया। अब से जरा संभल कर चलिएगा, वरना कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तुलिका अब भी गुस्से से फनफना रही थी। तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसी चालाकी की, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, इडियट कहीं का। माधव, जो इतने समय से दांत पीसकर सब सुन रहा था, अचानक आगे बढ़ा और संध्या को चौंकाते हुए ठा करके एक तमाचा तुलिका के गाल पर जड़ दिया। बहुत सह लिया, अब और नहीं। माधव की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे सच्चा प्यार किया, पर तुमने जो घटिया हरकत की है उसके आगे ये थप्पड़ भी बहुत कम है। अब जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुलिका अपनी जलती हुई आंखों से एक बार संध्या और एक बार माधव का चेहरा देखती रही, फिर पैर पटकती हुई कैफे से बाहर निकल गई। अब संध्या भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। माधव ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ, बैठोगी नहीं? नहीं, अब मैं अपने घर जाऊंगी, संध्या ने सख्त लहजे से कहा। चलो साथ चलते हैं, मैं भी घर ही चल रहा हूँ, माधव बोला। मैं अपने मायके जाऊंगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। चली ही जाना था तो वापस क्यों आई थी? उस औरत को सही सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए आई थी। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूं, संध्या ने साफ कहा। और अगर मैं तुम्हें न जाने दूं तो? क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सुनो माधव, पहले अपनी ये ढुलमुल और कमजोर आदत ठीक करो। इतने सालों तक उस तुलिका के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे थे, और अब अचानक मैं कहां से बीच में आ गई? सच कह रहा हूं संध्या, जब इंसान को सच्चा हीरा मिल जाता है तो क्या वो कांच के टुकड़े को सीने से लगाकर रखता है? मैं अब तक गलत फहमी में था, पर अब अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मुझे सब नहीं पता। जब जब मुझे याद आता है कि तुमने मुझसे सच छिपाकर शादी की, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ नहीं कर सकती। अब मैं चलती हूँ। संध्या जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, माधव ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है संध्या कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर एक गलत इंसान के लिए मैं इस हद तक जा सकता हूँ, तो सही इंसान के लिए क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे घर के सामने धरना देकर बैठ जाऊंगा और तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। देखना चाहता हूं कि तुम कब तक माफ नहीं करती। संध्या अपने चेहरे की हंसी दबा नहीं पाई। अच्छा, जो जो कर सकते हो करके दिखाओ, इसके बाद सोचूंगी। आज चलती हूँ, टाटा। संध्या मुस्कुराती हुई कैफे से बाहर निकल गई। उसे अच्छे से पता था कि अब माधव प्यार का नजराना लेकर बार बार उसके दरवाजे पर आएगा, और ईश्वर ने किसी इंसान को इतनी ताकत नहीं दी कि वो इतने सच्चे प्यार को ठुकरा सके। संध्या भी नहीं टुकरा पाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी खत्म होती है।
आपको माधव और संध्या की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़े रहने की आशा करती हूँ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।